स्वागत है आप लोगों का ओनली यूपी पीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। 2026 का जो आपका प्रीलिम्स होना है 6 दिसंबर को, उसको टारगेट करके लक्ष्य बैच के थ्रू सारी चीजें कवर अप करवाई जा रही हैं। ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये घटना चक्र के समराइज्ड वर्जन है। घटना चक्र में जितना चैप्टर नोट्स दिया है, जितना एमसीक्यू के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, उन सबको सिस्टमेटिक तरीके से रख के नोट्स को बनाया गया है। बेहतरीन नोट्स हैं। आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी आप बात कहना चाहें तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेली बेस पर एक वीडियो आ रहा है सुबह 10 बजे। सो आप इसको जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अभी तक जो है हम चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड में, जिसमें बंगाल के नवाब के बारे में हम पढ़ने जा रहे थे, काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सो उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर खासी ट्राइब और ब्रिटिश के बीच में जो रिलेशन हुआ, ये क्या सर्कमस्टेंसेस थे, कैसे इनके बीच में जो है संबंध स्थापित हुआ। तो सबसे पहली चीज, जब आपका बक्सर का वॉर हो गया, जैसे ही बक्सर का वॉर 1764 में फिनिश होता है, उसके बाद उसका आउटकम था कि बंगाल की जो दीवानी थी, जो दीवानी राइट्स थे, ये ब्रिटिश को मिल गए। ठीक है। अब जो था, ब्रिटिश आगे वहां पर दीवानी से रिलेटेड सारी अपनी एक्टिविटीज कर सकते थे, दीवानी राइट्स उनके पास थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने कुछ टाइम बाद चूना पत्थर, इसके व्यापार में जो था हाथ आजमाना शुरू किया और यहीं वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अब खासी जनजाति के जो लोग थे, वो भी व्यापार करने सिलहट की सीमा पर आते थे, और जहां पर इनका संपर्क होता है किससे? ब्रिटिश अधिकारियों से, जो कि चूना पत्थर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है। बात करें खासी जनजाति के लोगों की, कौन कौन सी चीजों का व्यापार करते थे, तो रेशम, सूती सामान, लोहा, अ, आपका हनी हनी यानी मधु, शहद, सींग, चूना पत्थर, इन सब का व्यापार करने के लिए वो सिलहट की सीमा पर आते थे। ये पॉइंट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि हिंदू मुसलमान में डिफरेंशिएशन ना करते हो, इंसान को इंसान की तरह समझते हो। बट आज की डेट में जो चीजें हैं, या फिर जो हम कहें तो बहुत सारी चीजें यार ऐसी हैं जो शायद नहीं भी कहनी चाहिए, बट लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर वर्स हो चुकी हैं। सो उसी में जब आप इतिहास में देखना शुरू करते हो, तो जो आपके अवध नवाब थे, अवध के, ठीक है, उनके टाइम पर हिंदू अधिकारी, इनको जो है हायर पोस्ट पर रखा जाता था। अब सोचिए, अगर वो डिफ्रेंसिएशन करते, काबिलियत ना देखते, वो धर्म देखते, तो क्या वो हिंदुओं को ऐसे पोस्ट पर अपॉइंट करते? पॉसिबल ही नहीं था। बट सीधी सी चीज थी कि उस टाइम पर हिंदू मुसलमान इतना नहीं था, और जो शासक होता था वो टैलेंट देखता था, ना कि आपका रिलीजन। तो उसी क्रम में देखो तो आसिफुद्दौला, जो कि आपके अवध के नवाब थे, इनके दरबार में दीवान, या फिर कहें तो इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर अर्थ मंत्री थे, उसके रूप में राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल, ये जो थे अपॉइंटेड थे, इन्होंने वहां पर सेवाएं दी थी। वहीं नवाब सफदरजंग की बात करें, सो इनके जो प्रधानमंत्री या फिर इनके जो सेना नायक थे, वो भी कौन थे? एक हिंदू थे, नाम क्या था? राजा नवल राय। सो हिंदू मुसलमान ना करते हुए बहुत अच्छे से कंट्री को आगे लेके जाना है, तभी ये पॉसिबल है कि आप ये डिफरेंशिएशन अपने दिमाग से निकालें और इंसान को इंसान समझें, उसकी काबिलियत। और काबिलियत भी छोड़िए, अगर आपका बेनिफिट नहीं भी कर रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो इंसान नहीं है। सो ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन, कास्ट, सब कुछ बहुत बाद में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसे फैक्ट ओरिजिनल बुक में दिए हुए थे जो कि रिलेटेड नहीं है बंगाल के नवाबों से, बट दैट वाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल बुक, सो उनको सेपरेटली यहाँ पर रखा गया है। बात करते हैं अंबर के वॉर की, जो कि आपका अगस्त 1749 में हुआ, 1749 में। किन पार्टीज के बीच में हुआ? तो एक तरफ थे कर्नाटक के नवाब, जिनका नाम था अनवरुद्दीन, और दूसरी तरफ मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। कहाँ पर हुआ एग्जैक्टली exactly? तो अंबर ये एक जगह है वेल्लूर के पास में, कर्नाटक में, वहां पर ये वॉर होता है, और अनवरुद्दीन की इसमें हार हुई और उसे जो था मार दिया गया इस युद्ध में। ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपसे वो ये कहे कि अनवरुद्दीन की हार हुई लेकिन वो जीवित रहा। ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि अनवरुद्दीन सिर्फ हारे नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ भी यहाँ पर गंवा दी। मुजफ्फरजंग को दक्कन का सूबेदार जो था वो बनाया गया। आगे बात करें कि इस उपलक्ष्य में
उसने अपने हितकारी यानी कि डुप्ले, क्योंकि फ्रांसीसी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, डुप्ले को कृष्णा नदी के जो साउथ पार्ट था वहां पर मुगल प्रदेशों का गवर्नर उसको बनाया और उत्तरी सरकार के कुछ हिस्से भी फ्रांसीसियों को दे दिए। सो ये जो पूरा वॉर हुआ इसमें काफी फायदा हुआ किसका? फ्रांसीसियों का। ये एक सही बात है कि वो भी एक पार्टी की तरह लड़ रहे थे, ठीक है, अनवरुद्दीन के अगेंस्ट। फाइनली अनवरुद्दीन को एलिमिनेट कर दिया गया और अनवरुद्दीन के बाद जो है मुजफ्फर जंग ये दक्कन के सूबेदार बने और इन्होंने डुप्ले को कृष्णा नदी के साउथ पार्ट में जो मुगल प्रदेश थे उसका गवर्नर बना दिया और उत्तरी सरकार के भी कुछ हिस्से फ्रांसीसियों को दे दिए। अब यहाँ पर इसने जो था फ्रांसीसियों से एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है तुम एक काम करो, अपने कुछ सैनिक हमारे पास छोड़ जाओ, एक टुकड़ी फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है हमारे पास छोड़ जाओ। तब जो था फ्रांसीसियों ने बुस्सी, ये उनका लीडर था जिसके नेतृत्व में एक टुकड़ी जो थी वो यहाँ पर छोड़ दी गई। मतलब इसको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मुझ पर कोई और हमला कर दे तो मेरे पास मैं कैसे लड़ूंगा, ठीक है, उसके लिए। आगे बात करें वॉन्डी वॉश के वॉर की। ये वॉर हुआ आपका जनवरी 1760 में। दो पार्टी, एक तरफ सर आयरकूट थे अंग्रेजों की तरफ से और काउंट डी लाली ये फ्रांसीसियों की तरफ से उनको लीड कर रहा था। मतलब ये ब्रिटिश और फ्रांसीसीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, वॉन्डी वॉश जो एक प्लेस है वहां पर। फाइनली हुआ क्या इसके अंदर, फ्रांसीसी जो थे वो हार चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट हम वॉर के, अब देखो ये इन डिटेल हम आगे जाके पढ़ लेंगे, नहीं यहाँ पर हमने सिर्फ बुक में दिया हुआ था, दैट इज व्हाई दीज आर मेंशन्ड हियर। और यहाँ पर एग्जैक्टली ये डेट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, सो डेट्स आप बिल्कुल ना भूलें। चिलियावाला के युद्ध की बात करें, 13 जनवरी 1849 को ये युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड गव थे और सिख सेना की तरफ से शेर सिंह थे। ये फाइनली जो था अनिर्णित युद्ध रहा, यानी कि किसी की हार किसी की जीत नहीं हुई। और इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी। आप यहां से देख ही सकते हो। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर क्या था ये कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं खुर्दा के युद्ध की, जो कि 1795 में हुआ निजाम और मराठा के बीच में, और निजाम जो थे वो इसके अंदर हार गए। सो इसके साथ ही आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट थर्ड चैप्टर अब स्टार्ट होगा। सो आप लोग डेली बेस पर बने रहिए और यहाँ पर सारे वीडियोस को कंप्लीट देखिए, छोटे छोटे से वीडियोस आएंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन होगी आपकी। सबसे पहले तो हम घटना चक्र ही आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कुछ रह जाएगा तो फिर लूसेंट को कवर अप कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको बहुत रिसर्च नहीं करनी है, यार देखो प्रीलिम्स क्लियर करना है, ठीक है, रिसर्च करने मत बैठ जाना, वही हमारा उद्देश्य है। बाकी अगर आप लोग ये समरी पीडीएफ चाहें तो आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ये समरी पीडीएफ आप ले सकते हैं। पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।